पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन 1.36 करोड़ है, मतलब 1 बिलियन 36 हाईएस्ट हो गई है। तो अब उसको मैनेज करना उस ढंग से हॉस्पिटल्स नहीं है। ये कोरोना में भी हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं। तो मेरे सामने एक चीज़ आई, कैंसर कॉलोनी दिल्ली में, तो आई वॉज सरप्राइज। फिर मैं वहाँ गया कि वहाँ पे हर एक तीसरे आदमी कैंसर है। वहाँ गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, फिर वहाँ आसपास जो हॉस्पिटल है वहाँ के जो लोग आते हैं उनके लिए अलग वार्डन क्रिएट किया जाता है। सर जैसे आपने अभी एग्जांपल्स दिए युवराज सिंह के, सोनाली बेंद्रे और भी अलग सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर्स रहे हैं। हमने ये देखा है कि इनके ज़्यादातर मेडिकेशंस कहीं ना कहीं फॉरेन में जाके हुए हैं। इंडिया में ऐसे कम एग्जांपल्स हैं जो कि एक्चुअली ट्रीटमेंट करा के और फिर सारी चीज़ें उनकी सही रही हों। इवन इफ ऐसा है, कुछ केसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट वो बहुत लाइमलाइट में नहीं आए हैं कि हाँ इंडिया में भी इनका ट्रीटमेंट हुआ है और दे हैव सर्वाइव्ड कैंसर। तो इंडिया में क्या स्टेटस है सर, ये नहीं नहीं, कुछ इंडिया कमी में है? नहीं, इंडिया में तो एक तो पेशेंट ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है ना कि वहाँ के हॉस्पिटल प्राइवेसी बहुत मेंटेन रखते हैं। ये जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। वो क्वालिटी आपको तो देते ही हैं अपने ट्रीटमेंट में। जो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई उनके मर्जी के बगैर कोई फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकता, ना उसका इन्फॉर्मेशन निकल सकता कि एंटी पेशेंट खुद ना बताए उसको किस टाइप का कैंसर और किस स्टेज में है। ठीक है, तो ये बाहर, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा में कैसे ना कैसे करके, जो इंडिया में जो मेंटालिटी है कि कुछ मतलब किसी से रिक्वेस्ट करके कैसे भी पहुँच बना के जिस भी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन निकाल ले, तो उसके उस पर सोशल ट्रॉमा उसको ज़बरदस्त होता है। वो कैंसर का ट्रॉमा तो है ही, सोशल ट्रॉमा की हम ही से कोई दिन में 100 बार करके फ़ोन पूछे अलग अलग लोग, जो कि मैं अगर सेलिब्रिटी हूँ, अरे क्या हाल है, कैसे आप, कैसे हुआ, कब पता चला, तो वो दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। उसका उसका मेंटल स्टेटस ही चेंज हो जाएगा। तो कैंसर के लड़ने के लिए सबसे पहले होता है कि मेंटल स्टेटस को मेंटेन करना होता है। वो तब हो सकता है जब जो है प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो इसलिए यहाँ भी ट्रीटमेंट हो रही है। यहाँ पे आपको अफ्रीका से आ रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई, हम अफ्रीकन आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलियंस भी आ रहे हैं या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, तो उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है, तो वो उनके लिए यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन है। तो सर मतलब हमारी इक्विपमेंट्स में कोई कमी नहीं है, नहीं। ट्रीटमेंट भी हम हाँ उसी लेवल पे दे रहे हैं। हाँ हाँ। बस बात ये है कि यहाँ पे लोगों को प्राइवेसी फील नहीं होती, इसलिए वो सेलिब्रिटी फॉरेन के में केस जाते में, हैं। सेलिब्रिटी के केस जी में। जी। सर मतलब मेरा मानना ये था कि अगर ऐसे जाने माने सेलिब्रिटीज़ भी अगर इंडिया में ही ट्रीटमेंट कराते और लोगों को बताते, तो मेरे ख्याल से लोगों में उम्मीद बढ़ती। नहीं, इसलिए वो बाहर आके वो आके इसलिए तो बताते हैं कि सर हम जो जैसे है। अभी क्या है, एक नोशन बना है ना कि लोगों को लगता है कि फॉरेन में जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आइदर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, ये लगता है कि सब फॉरेन में जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो फॉरेन में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, तो एक नोशन बन जाता है कि इंडिया में ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है, इंडिया के हॉस्पिटल्स की हाँ, फैसिलिटीज़ मतलब अच्छी कह नहीं सकते है। हैं, लेकिन जो बिकॉज मतलब मेरी चूंकि कई लोगों से इस रिगार्डिंग बात हुई, तो यही बात निकल के सामने आई जी जी। कि ऐसा नहीं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लोग अच्छे नहीं है, वेलोर में अच्छे, यहाँ पे आपको राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, हाँ वो भी बहुत बढ़िया, लोग उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग सो वेल। लेकिन वही है जो मैंने आपको बताया कि एक तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन 1.36 करोड़ है, मतलब 1 बिलियन हाईएस्ट हो 36 गई है हाईएस्ट हो गई है। तो अब उसको मैनेज करना उस ढंग से हॉस्पिटल्स नहीं है। ये कोरोना में भी हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं, हाँ इसमें कोई एक्सेप्ट करने में कोई बात नहीं है। लेकिन रहा कैंसर, बायोलॉजी में कैंसर जो ट्रीटमेंट में है, इसमें स्पेशली क्या हो रहा है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कहाँ होना है, और गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है इस पर, और इस पर एनजीओज भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आपने दिल्ली में कैंसर कॉलोनी है, नाम सुना है? सर मैंने तो नहीं सुना है, पर आप ज़रूर बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने मतलब 2-3 साल पहले मैंने इस पे, जब मैं ढूंढ रहा था कि भाई कैसे करें दिल्ली को, ज़रा देखें क्या हो रहा है, जी। तो मेरे सामने एक चीज़ आई, कैंसर कॉलोनी दिल्ली में। तो आई वॉज सरप्राइज। फिर मैं वहाँ गया, और ये है आपको कैंसर कॉलोनी मुस्तफ़ाबाद में। मुस्तफ़ाबाद जो एरिया है, वहाँ पे जी एक जी। जगह है, ठीक है, तो उसको जो है शिव विहार कहते हैं। ठीक है, शिव विहार के पास, वो शिव विहार, वहाँ पे वो फेमस है जीन्स कलर करने के लिए। वहाँ पे जीन्स का कलरेशन होता है, ब्लू डेनिम जीन्स का वहाँ पे जी लोग। जी। तो वहाँ पे डाई जो वो लोग यूज़ करते हैं, पिछले 15-20 साल से वहाँ चला रहा है, या पता नहीं कितने दिनों से, उससे भी पहले से 2-3 डिकेड से चला रहा है। तो वहाँ पे वो है कि उन्होंने यूज़ करने के बाद, चूँकि सारा डाई तो एब्जॉर्ब होता नहीं है कॉटन में या फैब्रिक में, बचा हुआ वो ऐसे ही उसको डिस्पोज कर देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चला गया ग्राउंड वाटर में। वो सारे डाई एनिलीन कंपाउंड बेस्ड थे या उसके डेरिवेटिव। और क्या हुआ कि वो फिर घूम के तो फिर हमारे पास ही आएगा, चाहे आप उसको
ये ठीक है, आप उसको नहीं पी रहे हो चूँकि प्यूरिफाइड आरओ ले रहे हो, लेकिन और भी दूसरे प्रोसेस तो कर रहे हो आप। सर ठीक है। प्लांट्स वगैरह भी तो वही उग रहे हैं हाँ, वो भी है। तो वो कंपाउंड कैसे न कैसे करके वो जो हमारे मतलब फूड चेन बॉडी में में आ वो यू टर्न लेकर के हमारे बॉडी में आ गया। और यू कांट इमेजिन अपार्ट फ्रॉम जेंडर, अपार्ट फ्रॉम एज, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, वहाँ हर एक तीसरे आदमी को कैंसर है। सर जैसे मर्कुरी की पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग अभी बीच में आई थी, तो ये इस तरह से फिर कैंसर से भी हर कोई पीड़ित है वहाँ पे। हाँ, हर एक तीसरा आदमी। और वहाँ पे इसका ये देखिए सोशियो इम्पैक्ट कितना बड़ा सोशियो, कि वहाँ पे लोग फ्लैट का रेट फॉल हो गया, लोग वहाँ पे किराए पे नहीं रहना चाह रहे, ना कोई अपना बिजनेस लगाना चाह रहा है, ना कोई वहाँ पे जो है शादी करना चाह रहा है उस एरिया में। उस एरिया से रिलेटेड लोगों के लिए लोग अपनी ज़मीन में फ्लैट औने पौने दाम में बेच के जा रहे हैं। तो ये हर एक ढंग से घाटा है, और वो इस्टेब्लिश हो चुका है कि वहाँ पे हर एक तीसरे आदमी कैंसर है। वहाँ गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, फिर वहाँ आसपास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वहाँ के जो लोग आते हैं उनके लिए अलग वार्डन क्रिएट किया जाता है कि इसका मतलब, और हर एक तीसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन कोई ना कोई जाके वहाँ पे भर्ती हो रहा है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर अगर पूछता है कि तुम शिवविहार एरिया से हो, तो उसको सबसे पहले कैंसर के लिए जो है स्क्रीन किया जाता है। जहाँ पे वो प्रॉब्लम बता रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वहाँ के किया जा रहा है कि वहाँ पे कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब कैंसर की बात हो रही है, तो आपने कैंसर एक्सप्रेस का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है। ये आपको भटिंडा रीजन से चलती है दिल्ली के लिए, जी। जहाँ तक मुझे याद है। उसको कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं। भटिंडा में भी हुआ है कि हर एक फैमिली में एक ना एक कैंसर पेशेंट है। भटिंडा आपको पंजाब एरिया में पड़ता है। वहाँ पे इतना ड्यूरिंग सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जब वहाँ स्टार्ट हुआ, तो वहाँ इतने अनकंट्रोल ढंग से पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया गया कि वो पेस्टिसाइड उनके वाटर टेबल में चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया। फिर वही हुआ कि घूम के वो वापस आ रहा है। तो अभी आप वहाँ जाएंगे तो जितने भी हैंड पंप है सब पे रेड कलर से पेंट किया हुआ है वहाँ के मुखिया के द्वारा। ये मैंने सुना था। हाँ, ये सुन आपने जो है ऐड में भी आता जी, है। जी, और गवर्नमेंट द्वारा आरओ का प्लांट लगाया गया है, क्योंकि आप जब उस ट्रेन से आएंगे तो आपके मतलब कोई भी आएगा, तो कोई भी इंसान है तो उसके आँख से आंसू नहीं रुकेंगे जब आप पेशेंट की हालत देखेंगे। और वहाँ पे लोग जो है हर एक, चूँकि एक पेशेंट है, 2 आदमी है उसके साथ, और हर एक उसमें सिर्फ इतना पेशेंट होने लगा गवर्नमेंट को कैंसर के पेशेंट को ढोने के लिए, चूँकि दिल्ली एम्स आए, ट्रेन चलानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है अभी कैंसर की। मुझे तो लग रहा है इंडिया में तब तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कैंसर का शिकार हाँ हो रही है हाँ इन तरीकों हाँ, से। इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप आपकी लाइफस्टाइल, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है इसलिए कैंसर से पीड़ित हो रहा है, ये तो हमारे फूड चेन में किसी न किसी के थ्रू आ ही जा रहा है। देखिए, वो प्रोन हो जाता है जब आप कोई भी जो अनहेल्दी स्टाइल ऑप्ट किया जाता है ना, तो वो कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वरना अगर ये प्रूफ हो जाए कि सिर्फ जो है स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होता है, तो लोग गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करके पूरे उसको बैन करवा दें। फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि इतना बड़ा साइज़ का जो कैंसर का आपको देखते होंगे कि वो लोगो लगा रहता है। हाँ, लोग देख के थोड़ा डरे, थोड़ा सा जो है करे। आपको जहाँ पे लोग मास पेपर जाते हैं जैसे थिएटर में, वहाँ पे ऐड देना कंपलसरी हो गया है थिएटर वालों को। और आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि अब शायद इस बार जो रूल आया है, मैं कंफर्म कर लीजिएगा, कि अब खुला सिगरेट नहीं मिलेगा। अब पैकेट्स में मिलेगा। हाँ, तो जो मतलब होता है ना कि जो लोग खुला पीते थे, चलो 10 रुपये से एक सिगरेट पी लेते हैं, तो उनको जो है ये दुकान वालों को कंपलसरी किया जाएगा कि आप पूरा उतना पैसा अगर हो, मतलब ये तरीका है कि वो स्मोकिंग कम करे। हाँ, तो इस तरीके से है। तो अगर ये तय हो जाए कि सिर्फ जो टबैको से ही ये कैंसर हो रहा है, तो टबैको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत, आप जब जाएंगे हॉस्पिटल या आप डेटा देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जैसे 80% अगर टबैको कंज्यूम के माउथ कैंसर है, तो 20% दूसरे वजह से भी हो रहे हैं। अब दूसरे वजह से क्यों हो रहे हैं? आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहाँ देखोगे जो है बैम्बू का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। बैम्बू वहाँ के कल्चर में है, नो डाउट। बैम्बू का अचार तक, पिकल तक वो खाते हैं। हाँ, तो ये अब ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा शामिल है। बहुत ज़्यादा शामिल है। अब देखेंगे क्या, तो वो क्या करते हैं कि वो लोग नॉन वेजिटेरियन है जैसे, तो वो मीट को कुक करते हैं, आपको रोस्ट करते हैं बैम्बू पे। तो बैम्बू जब बर्न होता है तो स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स उसके जो है आपको मीट पे चिपक जाता है, जो रोस्ट पे या कोयले पे कर रहा है या इस पे कर रहा है, और वो पोटेंट कार्सिनोजन होता है। तो उसका अगर कोई बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है, तो पता चला कि उसको जो माउथ कैंसर हो रहा है, उससे पूछा था तो उसका था जीवन में मैंने स्मोकिंग कभी किया ही नहीं है। लेकिन उसका रीजन इसलिए आईसीएमआर ने एक स्पेशल सेंटर बनाया है नॉर्थ ईस्ट में, असम में, कि वहाँ पे जो है सारा हम लोग जब सैंपल लेके आके जब डेटा हमने एनालाइज किया, जो आईसीएमआर ने पब्लिश किया, पता चला कि इसमें जो मैक्सिमम तो स्मोकिंग करते ही नहीं है। मैक्सिमम क्या है कि वो, लेकिन जब भाई आखिर कैसे हो रहा है,
तब उन्होंने देखा गया कि उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन था कि जो है इसके वजह से कैंसर काउज हो रहा है। तो इस तरह बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो कोई एक जो है ना ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं है कि आप ये कह देंगे ये कैंसर नहीं हो रहा है, ये कह देंगे ये कैंसर हो रहा है, नहीं, ये पूरा ग्रे है। तो लेकिन इसमें यह है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, गुड फूड हैबिट और आपको एक्सरसाइज, ये सब सारी चीज़ें हैं जो होने के चांसेस को, कैंसर होने के चांसेस को बहुत 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 रिड्यूस करती है। सर मैंने बुक्स में कहीं पे पढ़ा था कि जब डिजीज़ का नॉमेनक्लेचर हो रहा था वेरियस डिजीज़ का, तो उसमें कैंसर को बोला गया इट इज़ विल ऑफ गॉड्स। जैसे कि हम इंडियन ट्रेडिशन में ज़्यादातर देखते हैं कई चीज़ें माइथोलॉजिकली ट्रेडिशनली कहीं कहीं कुछ रिलेट की जाती हैं, तो कैंसर के लिए उन्होंने विल ऑफ गॉड्स बोला था। ये कहाँ तक तर्कसंगत होगा सर? मतलब जैसे अभी आपने बताया कि इट्स नॉट जस्ट स्मोकिंग रीज़न है कैंसर का, और जैसा आपने बताया कि स्किन कैंसर वाइट्स में ज़्यादा होता है और प्रोस्टेट कैंसर ब्लैक में ज़्यादा होता है, तो ये क्या कहीं ना कहीं भगवान की ही देन है, क्या कुछ साइंस है? नहीं, सब कुछ साइंस है, इसमें भगवान की देन नहीं है। हमें नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि है। जैसे फोटोसिंथेसिस जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम तो भगवान का ही देन समझ रहे थे, जब पता चला तो कहे कि हाँ भाई ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। नेचर को एक अलग रखते, गॉड ठीक है वो ज़रूर है, और उस पर कोई मैं एग्जिस्टेंस पे मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये डिजीज़ ये जो है, देखिए जब हमारा बॉडी जो है ना वो हर वक्त सिस्टम से फाइट कर रहा है, एक्सटर्नल से, ऐसा नहीं कि हम ही यहाँ पे हैं। ठीक है, हम सबसे एडवांस ह्यूमन बीइंग एनिमल में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पीछे नहीं लगे हुए हैं। जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से लड़के बचे हुए हैं। जिस दिन हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, वजह कुछ भी हो, तो हम इस पे जो है, चाहे कैंसर क्या कोई दूसरी डिजीज़ भी हो सकती है, कैंसर तो वन ऑफ द डिजीज़ है। अब जैसे आप इसमें देखेंगे क्या कि जो हमारे जनरेशन बढ़ रहे हैं उसमें कोई जीन में म्यूटेशन आ रहा है। जैसे आपको जापानीज़ में अभी तक जो है बच्चे हैंडीकैप्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनके जीन में क्या हो गया, डीएनए में म्यूटेशन हो गया है ड्यू टू हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ था। तो इसमें गॉड की क्या गलती है? अब उसके जीन में म्यूटेशन हो गया तो बच्चे वहाँ पे जो वही कैंसर वहाँ भी इस वजह से बहुत हो रहा था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी आयोनाइज हो चुकी थी, आपको सॉइल और वहाँ के जो सारा सिस्टम आयोनाइज हो चुका था। तो इस वजह से गॉड को ब्लेम करना, विल ऑफ गॉड कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने जो बच्चे को परेशान करें। तो ये इस पे ये अपनी गलती है इसमें, या हम जैसे मेरा लाइफ स्टाइल सही नहीं रहा, या पर्सन एक्स का लाइफ स्टाइल सही नहीं, उसके डीएनए में, या मैं बहुत एक्सरे से एक्सपोज होता हूँ, जैसे मैं एक्सरे मैं बार बार एक्सपोज हो रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे आने वाले जनरेशन में म्यूटेटेड डीएनए जाएगा, तो दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। तो इसमें विल ऑफ गॉड को मतलब ब्लेम करना, मतलब गॉड इसमें कहीं नहीं है, इसमें हमारी गलती है। गॉड तो हमें इनफैक्ट बचा लेता है कि हमारे लिए जो ऑफर कर रहा है फूड और बढ़िया फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो वो हम अगर कंज्यूम करें अच्छे से तो वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर। सर जैसे एक बार की बात है, मैं अपने दोस्तों के बीच ऐसे बैठी हुई थी, कैंसर पे ही हमारा नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था। तो डिस्कशन में टाइप्स पे आए हम कि हाँ वेरियस टाइप्स, किसी को लंग्स में हो रहे हैं, किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर हो रहा है। फिर बात आई ब्रेस्ट कैंसर की, तो लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है, मेरे दोस्तों को भी लगा कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर इज जस्ट फॉर फीमेल्स, ये मेल्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। सर ये मतलब आई बिलीव इट इज़ जस्ट अ मिथ, तो आप प्लीज़ इसे क्लियर करेंगे? नहीं, मेल पे भी रिपोर्ट हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर जो है मेल में भी रिपोर्ट हो रहा है, और इसके जो है ऑल्दो नंबर बहुत कम है, जैसे 10,000 अगर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का आ रहा है तो 1 उसमें आ रहा है, इस टाइप से रेशियो है। लेकिन इसका जो मेजर रीजन है, देखिए कैंसर में क्या होता है कि सेल जो है अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए, तो कोई भी हार्मोनल चेंजेस आए और वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए तो इट लीड्स टू कैंसर। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है कि कोई आज के डेट में, जैसे एग्जांपल है, जैसे हम लोग पोल्ट्री का चिकन खाते हैं, जो भी मतलब खाते हैं, तो उसमें उसको ग्रोथ करने के लिए एक्सटर्नल हार्मोन दिया जाता है या एंटीबायोटिक दिया जाता है या कुछ ऐसे दिए जाते हैं, वो हम बॉडी में या हमारे कहीं से वो दूसरे तरीके से आ रहा है, तो हमारे ना चाहते हुए हमें पता नहीं है, लेकिन सेल का ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है, तो इट लीड्स टू कैंसर। देयर आर सो मेनी थिंग्स, कोई भी हार्मोनल चेंज आ जाए, कोई भी जीन में म्यूटेशन आ जाए, तो इट लीड्स टू कैंसर। सर बट देखिए मेल में ब्रेस्ट होता है, लेकिन वो रूडिमेंट्री में होता है। मेन जो काम है इसका लैक्टेशन, जो फीडिंग का जो इसका मेन पर्पस है, लेकिन मेल का फीडिंग नहीं पर्पस है, बट सेल्स आर देयर बट इन द रूडिमेंट्री स्टेट, मतलब वो मतलब दबे हुए होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर उसको किसी तरीके से ट्रिगर कर दिया जाए, समहाउ किसी वजह से ट्रिगर हो जाए, चाहे हमारे फूड हैबिट से या हमारे ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस से, तो इट मे लीड टू कैंसर। कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ ये रेयर है, ये कॉमन नहीं है। ओके सर,
सर जैसे अभी कोविड के टाइम पे हमने एक चीज़ देखी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से लोगों के अंदर एक डर बढ़ गया। कोई भी अब इवन किसी को कोई भी नॉर्मल भी बीमारी होती है तो लोगों के अंदर वो खौफ आता है कि कम्युनिकेबल होगा, लोग दूरियां बनाने लगे। आफ्टर कोविड ये टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और इवन कैंसर को लेकर के उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि कैंसर भी कम्युनिकेबल हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स में शायद ब्लड प्यूपिंग्स एंड ऑल ये भी होते हैं। पेशेंट्स शायद ब्लड प्यूपिंग्स भी करते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ से ऐसा लगता है कि मुझे भी कैच कर लेगा। तो सर ये कहाँ तक सही है, नहीं, क्या ये सही कम्युनिकेबल है? नहीं, कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। अभी तक एक भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है कि कैंसर 1% टू अनदर पर्सन वो कम्युनिकेट होना, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसको तो अभी तक रिपोर्ट नहीं है, साइंटिफिक रिपोर्ट इस पर वैलिड रिपोर्ट नहीं है। बाकी लोगों के मन में वो देख के उनको लगता है अरे कैंसर है दूर बनाओ, तो ये उनका गलत फहमी है और भ्रांति है। इससे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। अब वही चीज़ उनके घर में हो जाएगा तो कहाँ कितनी दूर तक जाएंगे आप? दूसरे लोगों को देख के आप कर रहे हो सकता है बीमारी कोई ये थोड़ी है कि एक को होगी दूसरे की नहीं हुई, कभी भी किसी को हो सकती है। कौन किस परिस्थिति से में है, कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है लेकिन उसके अंदर जीनी म्यूटेशन है, तो मे भी मतलब वो कैंसर उसको अटैक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से रह रहा है। सर जैसे ऐसा कुछ भी है क्या कि एज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है कैंसर के लिए? मेजर फैक्टर है एज। क्योंकि जैसे अभी कोविड के टाइम पे ही मतलब मुझे क्लिक किया, अभी कोविड की बात की हमने तो, कि कोविड के टाइम पे जो लोग ऑलरेडी बीमार थे या फिर जो एजेड पीपल थे वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत थी। तो कैंसर के साथ भी ऐसे सिमिलर टर्म्स है क्या? बिल्कुल। कैंसर में जो आपको मैक्सिमम जो कैंसर होता था आज से मतलब अभी भी जो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो 50+ एज वालों को ज़्यादा कैंसर हिट कर रहा है। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है? बिल्कुल स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, एक तो देखिए कैंसर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ने का क्या है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्ट जो लाइफ है हमारा स्पैन वो बढ़ गया है। हमारा इंडिया में तो खैर 68 है और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये 88, जापान में 102 ईयर्स लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। इंडिया में 68 ईयर्स है अभी। तो जो हम जब एवरेज लाइफ जब बढ़ेगा तो डिजीज़ होने के भी लेटर एज साइड में मतलब लेटर ऑन स्टेज में ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है कि हम मेटाबॉलिकली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव होते चले जाते हैं। जैसे बूढ़े लोग ज़्यादा मूव नहीं करते, एक जगह बैठना पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके इम्यून सेल्स का प्रोडक्ट कम होता चला जाता है और उसके बाद जो है कैंसर एक्टिव हो जाता है। कैंसर सेल्स जो है उसमें जो भी हैं तो म्यूटेशन वगैरह कुछ भी हो रही है तो इट लीड्स टू कैंसर। सर नॉर्मली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती होगी ना? मतलब एक बार आपने लोगों को डर तो लगता है, उसके पीछे का कहीं ना कहीं एक पॉसिबल रीज़न है कि उनकी पूरी लाइफ एक अलग ही पेन में गुजरती है। हाउ पेनफुल इज़ दैट सर? मतलब आप मिले होंगे कैंसर पेशेंट से? मैं कई सारे कैंसर पेशेंट से मिला हूँ। यस, उनकी लाइफ बहुत पेनफुल होती है। उनको लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो आप खास करके जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो पोस्ट जो आपका केयर हाँ ट्रॉमा है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार बॉडी से जैसे रिमूव कर दिया गया ट्यूमर्स, उसके बाद वो किस तरीके से उसको हैंडल कर पा रहे हैं पेशेंट, और इसलिए जो आपको केयर टेकर्स हैं उनका रोल बहुत हो जाता है कि उनको मॉरली इतना बूस्ट करें कि वो उससे उसको ओवरकम कर पाएँ। क्योंकि उनको पेन तो है, पेन बेयर भी कर लेते हैं, लेकिन जो मेंटल उनको ये होता है कि अब जो है मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब हम जी के क्या करेंगे, अब तो गिना चुना दिन है। तो ठीक है, इस पर मैं ये कहूँगा कि जो है डेथ तो एक ना एक दिन होनी है, लेकिन जब तक लाइफ है खूब इंजॉय करके जिया जाए और जो है कैंसर हार जाएगा। ठीक है सर जैसे कैंसर के सिम्टम्स या इफ़ेक्ट्स कह लीजिए, मैंने देखा है लोगों को बाल्डनेस हो जाती है, हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन देखने में मिलता है। क्या सचमुच इस लेवल पे हेयर फॉल होती है कि वो टोटली बाल्ड हो जाते हैं? देखिए, इस पर थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा। जी। कैंसर की वजह से हेयर फॉल नहीं होता है। ओके सर। जो कीमोथेरेपी चलती है ना, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बाल्ड हो जाते हैं। वो हेयर फॉल इतना फास्ट होने लगता है कि लोग उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, बाल्ड हो जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैंसर होता कहाँ पे है? कैंसर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, वहीं पे कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जो सेल डिवाइड कर रहा है तो वो अनकंट्रोल डिवाइड करने लगे, कैंसरस हो जाए उसमें से एक। तो जो हमारे मेडिसिन हैं वो उसी को रोकने के लिए बनाए गए हैं।
तो आप इसमें गौर करने वाली बात है कि हमारे डेली जो है हेयर फॉल भी, जो नॉर्मली हेयर फॉल डेली हो रहा है और नए हेयर्स आ रहे हैं, यानी वहाँ भी डिवाइड डेली हो रहा है। तो जो आपको उसका जब क्या नाम कहते हैं, जब वो नया सेल का फॉर्मेशन रोक रहा है हमारा ड्रग, जैसे किसी को कोलन कैंसर है, जी। ठीक है, अतड़ियों का कैंसर है, आँत का कैंसर है, अगर हमने पर्टिकुलर कोई मेडिसिन लिया है या ब्लड कैंसर है, हमने कोई मेडिसिन लिया है, तो वो जो सेल डिवाइड को क्या करेगा, रोकेगा। वही उसका साइड इफेक्ट क्या है कि जो दूसरे जहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ भी रोकेगा। तो जहाँ हमारा, जहाँ पे हेयर जो नया बनना था वो नहीं बन रहा, लेकिन फॉल डेली हो रहा है। अच्छा, हाँ। नया तो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि नया बनना जो रोका हमने तो कैंसर सेल को रोकने के लिए, लेकिन ड्रग ये थोड़ी देखेगा कि ये कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल है। वो तो जहाँ जहाँ सेल डिवाइड कर रहा है, जहाँ जहाँ सेल का डिवीजन हो रहा है, सब जगह रोक देगा। इसलिए उसमें स्टमक का अपसेट होना और बाइलनेस होना, इवन कि इम्यून सेल का प्रोडक्शन भी, वो इम्यूनोलॉजिकली भी वीक हो जाता है, इम्यून सेल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि इम्यून सेल के प्रोडक्शन के लिए भी सेल को डिवाइड करना होगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, या जो है वो प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो कीमोथेरेपी का जो सबसे साइड इफेक्ट है वो है आपको वही हेयर लॉस, और दूसरे का जो है स्टोमिक का बहुत ज़्यादा अपसेट होना, कुछ भी ना पचना। सर, जैसे कैंसर को अगर देखा जाए, रूरल एरियाज़ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। आप अगर सिटीज़ की बात करें तो लोग इतने अवेयर होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, रेगुलर चेकअप्स कहीं ना कहीं वो लेते रहते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। उनमें भी काफ़ी डेथ केसेस होते हैं जो कि कैंसर की वजह से होते हैं, और रूट कॉज पता नहीं होता, कि बस बीमार थे, कुछ हो रहा था और वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन सर, क्या कुछ गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स लेकर के आ रही है इन चीज़ों से निजात मिल सके लोगों को? एक तो अवेयरनेस रिलेटेड, दूसरा ट्रीटमेंट रिलेटेड, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं क्या? हाँ, इसी स्कीम के तहत जो है आपको हर एक स्टेट में एक एम्स खोला गया, क्योंकि एम्स पे इतना बर्डन हो रहा था कि ये अपना जो है बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक डॉक्टर का लिमिटेशन है, 8-10 घंटे के बाद वो काम नहीं कर पाएगा, और आपको स्पेस लिमिटेड है, आपके बेड्स लिमिटेड हैं। तो बोला क्यों ना यहाँ के जो है जो बढ़िया डॉक्टर को हर एक स्टेट में, तो इसी के तहत जो 2009 से बनना स्टार्ट हुआ, और लगभग हर एक स्टेट में 1 या 2 एम्स खुल गए हैं। और उस एम्स का क्या बेनिफिट है, उनके पास इतना डेटा है कि वो सेकेंड ओपिनियन जो है, चूँकि इंटरनेट की इतनी सुविधा हो गई कि वो तुरंत जो विदेश के डॉक्टर को, जो उनके स्पेशलाइज डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं बगैर उनको बुलाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इसमें काफ़ी इनकरेज कर रही है, और कि रूरल एरिया में लोगों को जो है वो रेगुलर चेकअप करा। देखिए हमारे क्या, सबके घरों में वही हालत है कि जैसे मैंने पिताजी को रेगुलर चेकअप कराता हूँ तो कुछ आता नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अरे ये क्या करा दिया साहब, कुछ तो मैं ठीक हूँ, पैसे बर्बाद हो गए। उनको ये खुशी नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल है, उनको लग रहा मैं तो ठीक, कुछ था नहीं, जब बर्बाद हो गए। तो ये इस मेंटलिटी से हमें निकलना होगा। जैसे जिस तरीके से गुड फूड, रेगुलर एक्सरसाइज को कहा जाता है, उसी तरीके से जो रेगुलर चेकअप को भी हमें अपने रूटीन में डालना होगा, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कैंसर या उसके अलावा कोई भी डिजीज़ को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसका इलाज समय से पहले कर सकते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान होंगी। सर, एक इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे लोगों को क्या सुधार खुद में लाना चाहिए ताकि वो कैंसर के पीड़ित ना हो? जो कैंसर के पीड़ित जो है उसको तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि उनको जो है कई चीज़ों को अगर वो ध्यान रखें तो उसके होने की संभावना ये तो नहीं होगी, कम बहुत हो जाएगी। जी। तो जिसमें से सबसे पहला है आपको कि आपको वो कोई भी जो है बुरी आदतों को, वो जो व्यसन जिसको कहते हैं, चाहे उसमें स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल अब्यूज़ हो, कुछ भी है, उसको वो इमीडिएट उसको छोड़ दें। हेल्दी डाइट लें, और जो है आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं। हमारा बॉडी खुद में एक मास्टरपीस है, वो जानता है डिजीज़ से कैसे लड़ा जाए, लेकिन बशर्ते वो फिट रहे। हम लोग मिलियन ईयर्स में इवॉल्व हुए हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हम फ़ौरन जो है किसी चीज़ से फ़ौरन इन्फेक्ट हो जाए और हमें डिजीज़ हो जाए। हमारे बॉडी में वो, बशर्ते कि हम उसको फिट रखें। तो फिट रखने का जो है ये सबको पता है कि जो है आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छी डाइट लेनी है। पहले के लोग क्या होते थे कि बेवजह वॉक बहुत करते थे, तो उनको अब 1 घंटा निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी जिम में जाने की। तो अब क्या है कि हमें जो इतने हमारा बिजी शेड्यूल है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हमारा कहीं ना कहीं सुविधाएं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हाँ, हैं। जो इसमें वो जो है, तो उसके लिए जो है फिर है, तो आप जितना चीज़ों को सही ढंग से मैनेज करोगे, डिजीज़ कम हो। जैसे अगर आपका संतुलित आहार है, खाना सही ढंग से है, तो ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम होगी तो आपको जो है इम्यून स्ट्रॉन्ग होगा।
इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो चीज़ें हर एक चीज़ लिंक्ड है और ये बात सभी को पता है मोर और लेस, ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट जो है आपको हेल्प कर सकती है, परियोजना ला सकती है, आपको फंडिंग दे सकती है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे को पास होना एग्ज़ाम में, तो मदर फादर उसके लिए बुक्स दे सकते हैं, उसके लिए खाना पका सकते हैं, उसको ट्यूटर दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना बच्चे के ही होगा। जी जी। तो सिमिलरली है कि इसमें गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है और काफ़ी हेल्प भी कर रही है, लेकिन लोगों को खुद आगे बढ़ के आना होगा और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात Thank you. करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी नॉलेज आपने शेयर की हमारे साथ। मुझे लगता है कि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट ज़रूर लोगों को पसंद आने वाला है और उनकी Thank बहुत you. सारे ऐसे डाउट्स मिथ्स रहे हैं जो मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे पूछ सकूं और उनको क्लियर कर सकूं। आई होप कि आपका ये रिसर्च हमारे कंट्री में हमारे लोगों को और भी मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम हमें दे सके सर। नहीं, थैंक यू सो मच। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया है। मैं आपके जो कंपनी को बहुत मतलब इसके लिए एक्नॉलेज करूँगा, थैंक करूँगा। जो और आपकी यूट्यूब जो है चैनल AGSK 360, उसको तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम।